हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। कुछ देर बाद सभी लोग रेडी होकर गार्डन में आ जाते हैं। दीपांजलि ने हरे रंग का लहंगा पहना था और उसके लंबे बाल को सामने से ब्रीड बनाकर पीछे से क्लच कर दिया गया। बिल्कुल सादगी से भरे रूप में दीपांजलि बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोनी जो कि ऋतिक के साथ बैठा हुआ था, दीपांजलि को देखते हुए ऋतिक से बोला, ब्रो वो बहन है ना। ऋतिक जिसकी नज़र सिर्फ प्रकृति पर थी, रोनी की बात पर दीपांजलि की तरफ एक नज़र देखने के बाद बोला, हाँ बहन है। ऋतिक की बात सुन रोनी उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मेरी बहन तो रानी है, तो मुझे उसे बहन कहने की क्या ज़रूरत। ऋतिक रोनी की बात पर कुछ पल सोच कर बोला, हमारी डेस्टिनी जिसके साथ होती है उसको छोड़कर सब लड़कियाँ हमारी बहन होती हैं। इसका मतलब भाभी के साथ आपका डेस्टिनी जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आपकी बहन नहीं है। रोनी ने पूछा, जिसके जवाब में ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हमारी डेस्टिनी साथ जुड़ी है, इसलिए वो मेरी बहन नहीं है। रोनी ऋतिक के बात पर मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब मुझे भी बहुत जल्दी मेरी डेस्टिनी मिल जाएगी। ऋतिक रोनी के मुस्कान को देखते उसके नाक को खींच कर बोला, अभी नहीं, थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद मिल जाएगी। रोनी कुछ कहता उससे पहले ही रानी उसके पास आकर उसे अपना दुपट्टा दिखाते बोले, भाई मेरा दुपट्टा। रोनी रानी के दुपट्टे की तरफ देखते बोला, अच्छा तो है, क्या हुआ। रानी छोटा सा मुंह बनाकर बोली, मैं लगा नहीं पा रही हूँ, पिन अप करना है। रोनी रानी के बात सुन अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, अच्छा रोना बंद करो, सेफ्टी पिन दो। रानी रोनी के हाथ में अपने हाथ में पकड़ा सेफ्टी पिन दे देती है तो रोनी उसका दुपट्टा ठीक कर देता है, जिसे देखकर रानी गोल घूमते हुए कहती है, भाई मैं कैसी लग रही हूँ। ऋतिक और रोनी एक साथ बोले, बहुत सुंदर लग रही हो। फिर रोनी रानी से बोला, चलो चलो जाओ बाकी लोगों के साथ खेलो। रानी अपना सिर हिला देती है और दीपांजलि जूही की तरफ चली जाती है, जहां आज जूही ने भी हरे और पीले कॉम्बिनेशन में एक सुंदर सा राजस्थानी लहंगा पहना। तभी वैशाली समृति को अपनी गोद में पकड़े अमृत के साथ बाहर आती है। उसने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी और समृति ने फ्रॉक पहना था। उसके साथ ही महक, मृत्युंजय, अव्यक्त भी वहीं आ जाते हैं। शमशेर जी ने अपने कुछ मेहमानों को भी बुलाया था, जिससे किसी को कोई ऐतराज नहीं था। बिप्लो वहीं पर बैठा कुछ सोच रहा था। चार्ली चोरी चोरी लीजा को देख रहा था, जो कि उनके आए बॉडीगार्ड से कुछ बातें कर रहे थे, और रुद्रा फलों का स्नैक्स खिला रहा था, क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लग रही थी। मृत्युंजय सब लोगों की मेहंदी को देखते हुए महक से बोला, तुम भी मेहंदी लगवा लो, अभी को मैं संभाल लूँगा। महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच में। मृत्युंजय महक के कन्फर्मेशन पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ सच में। वैशाली समृति को भी मृत्युंजय की गोद में देते हुए बोले, हमारा पति थोड़ा बिजी है, इसलिए हमारी बेटी को भी आप संभालो। दीदी और हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। इतना कहकर वैशाली महक के हाथ को पकड़ कर जाकर मेहंदी वालियों के बीच में बैठ जाती है। मृत्युंजय फ्रस्ट्रेशन में जाती हुई वैशाली को देखने के बाद समृति की तरफ देखता है, जो कि अपनी क्यूट आंखों से उसे ही देख रही थी, जिसे देखकर मृत्युंजय उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मुझे तो बहुत पसंद हो, लेकिन तुम्हारी माँ बिल्कुल नहीं पसंद। समृति मृत्युंजय की बात पर तिरछी नज़र से अव्यक्त की तरफ देखने लगती है, जो कि उसे ही बुरी तरीके से घूर रहा था। समृति अव्यक्त के घूरती हुई नज़र को खुद पर महसूस करके मृत्युंजय के गाल पर किस करते हुए हकला कर बोली, डर। अव्यक्त समृति के बात को सुनते हुए मृत्युंजय के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ उसके गाल पर किस करते हुए गुस्से भरी हकलाहट में बोले, डैडा। मृत्युंजय आंखें बड़ी कर कर अव्यक्त को देखते हुए बोला, फिर से बोलो। अव्यक्त गुस्से से समृति को घूरे जा रहा था। वही मृत्युंजय खुशी से महक से बोला, महक अभी ने मुझे डैडा कहा। समृति मृत्युंजय की बात को सुनते हुए अव्यक्त को घूरने लगे, जिस पर अव्यक्त हाथ आगे बढ़ाकर समृति के फ्रॉक में बने फ्लावर को खींच कर तोड़ देता है। समृति अव्यक्त की हरकत पर उसके बाल को कसकर पकड़ लेते और फिर क्या था, अव्यक्त भी समृति के बाल को पकड़ लेता और दोनों एक दूसरे के बाल को खींचते हुए रोने लगते। मृत्युंजय ने दोनों को संभाल रखा था, इसलिए वो अमृत को आवाज़ लगाते हुए बोला, अमृत। अमृत जो कि डेकोरेशन वाले से बात कर रहा था, मृत्युंजय के चिल्लाने पर उसे एक्सक्यूज मी कहकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ। मृत्युंजय अव्यक्त और समृति की तरफ इशारा करके बोला, इन दोनों उल्लुओं में से किसी एक को पकड़ो, वरना आज कोई एक तो गंजा हो ही जाएगा। मृत्युंजय के बात पर अमृत अव्यक्त को उसकी गोद में से ले लेता है, तो अव्यक्त अमृत के बाल को पकड़ लेता है, जैसे समृति का गुस्सा उसके पिता पर उतर रहा। अमृत अव्यक्त के बाल को पकड़ने पर हैरान होते हुए बोला, यार तू मेरे बाल क्यों पकड़ रहा है। अव्यक्त अमृत के बाल को कसकर खींचते हुए जोर से बोला, डैडा। अमृत अपने बाल को छुड़ाते हुए मृत्युंजय से बोला,
याद, तू अपने बेटे को संभाल, तुझे चिल्ला रहा है, मुझे मेरी बेटी दे। मृत्युंजय अमृत की हालत को देख समृति को लेकर वहां से भागते हुए बोला, मैं नहीं दे रहा। जिसे सुनकर अमृत उसके पीछे आते हुए बोला, मृत्युंजय परेशान मत कर यार, तेरा बेटा मेरे बाल उखाड़ने पर तुला हुआ है, प्लीज मेरी बेटी मुझे दे। मृत्युंजय टेबल के दूसरी तरफ जाकर खड़ा होते हुए समृति से बोला, समृति मुझे किस करूं। समृति मृत्युंजय के बात पर उसके गालों पर किस कर लेती है तो अव्यक्त अमृत के गाल पर काट लेता है, जिससे अमृत चीख उठता है और अभ्यक्त तो घूरते हुए कहता, अबे तुझे किस करना है तो मुझे कर ले, मेरी बेटी को जलन हो रही है, मेरे सुंदर गाल को काट क्यों रहा है। अभ्यक्त अमृत की बातों को इग्नोर करते हुए अब रोना शुरू कर देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो मृत्युंजय की तरफ हाथ बढ़ाते हुए रोते हुए कहता है, डैडा डैडा। मृत्युंजय उसे रोता हुआ देखकर समृति के माथे पर चुमकर बोला, समृति डैड के पास जाओ, तुम्हारा भैया रो रहा है। इतना कहते हुए मृत्युंजय अमृत के पास आकर उसे समृति को देकर दूसरे हाथ से अव्यक्त को लेते हुए बोला, तुम मेरे बेटे को नहीं संभाल सकता। जिसे सुन अमृत अपने गाल को छलाते हुए समृति को अपनी गोद में लेकर बोला, और मुझे तेरे इस बेटे को संभालना भी नहीं है, मेरे गाल को कच्चा काट खाया उसने। इतना कहते हुए अमृत मुंह बना लेता है। तभी राजीव रिद्धम को अपनी गोद में पकड़े वहां आ जाता है। वहीं अव्यक्त मृत्युंजय के गले में बाहें डाल जोर जोर से रो रहा। अव्यक्त को रोता हुआ देखकर रिद्धम कंफ्यूजन में राजीव की तरफ देखने लगा। वहीं मृत्युंजय अव्यक्त की पीठ को छलाते हुए बोला, अरे बस कर यार, तुम्हारे पास हूँ मैं। अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर सिसकते उसके शर्ट में अपना चेहरा पूछने लगता है। वहीं राजीव अव्यक्त को रोता हुआ देखकर मृत्युंजय से कहता है, रो क्यों रहा है ये, हमेशा से इसकी बीमारी है। समृति को मेरे पास देखता है तो पता नहीं इसे हो क्या जाता है, रोना शुरू कर देता है। और तुझे पता है आज तो इसने गुस्से में मुझे डैडा कहा। मृत्युंजय ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। जिसे सुनकर राजीव खुश होकर बोला, क्या बात है मृत्युंजय, ज़्यादातर बच्चे के मुंह से पहली बार माँ निकलता है, लेकिन तेरे बेटे ने डैडा कहा। मृत्युंजय राजीव की बात पर अपना सिर हिला देता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। शमशेर जी उन लोगों की तरफ देखते हुए बोले, आओ आओ थम सब लोग। एक आदमी शमशेर जी की बात पर बोला, हम यहाँ आपकी खुशी में शामिल होने नहीं आए, बल्कि आपसे ये पूछने आए कि आप तो हमेशा इज्जत और रुतबे की बात करते हैं, तो आज कहाँ गया आपका इज्जत। उस आदमी की बात सुन सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। मृत्युंजय अव्यक्त तो अपने गोद में पकड़े शमशेर जी के पास आकर कहता है, क्या हुआ मामा जी। शमशेर जी मृत्युंजय की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते, कुछ न लाडसा लागे है, कोई गलतफहमी हो गई सी। वो आदमी शमशेर जी की बात पर फिर से बोला, गलतफहमी ना हुआ है, थारे घर में आए मेहमान से किसी ने हम सब के घर की बहू बेटी के साथ गलत किया है। उस आदमी की बात सुनकर विप्लव विकल्प के कान में धीरे से बोला, मैं तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकला, मैं किसके साथ कर सकता हूँ। जिसे सुन विकल्प विप्लव के सिर पर थप्पड़ मारते हुए, अबे अपना मुंह बंद खोलना बरबोला कहीं का, कुछ भी कहता रहता है। वहीं उस आदमी की बात सुनकर मृत्युंजय, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, जे हम सब के इलाके के बाद से थारे को इन सब में कोई मतलब को नहीं। उस आदमी ने मृत्युंजय की बात पर कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय थोड़ा सा चिढ़ते बोला, आप मेहमानों की बात कर रहे हैं, मैं भी मेहमान हूँ, पता होना चाहिए ना किसी मेहमान ने किसे छेड़ा है। मृत्युंजय के सवाल को सुनकर वो आदमी शमशेर जी की तरफ देखते हुए बोला, शमशेर जी थारे मेहमान को कहो हम सब के मामले में पड़ने का मतलब कौन है। चिराग उस आदमी की बात सुनकर बोला, बेवजह के इल्ज़ाम यहाँ पर आकर लगा रहे हो आप सब पर और कहते हैं कि हम बेमतलब के अफवाह में मतलब ना निकाले, ये कैसी बात हुई। कोई और कुछ कहता उससे पहले ही शमशेर जी अपनी रौबदार आवाज़ में बोला, के हो गया रामधर, हमारे मेहमान ने किसको घर की बहू बेटियों को छेड़ा से। जो आदमी कब से बोले जा रहा था उसका नाम रामधर था और शमशेर जी की बात सुनकर थोड़ा जोर से बोला, ले आओ ना छोरी ने। रामधर की बात सुनकर कुछ लोग अक्षिता को ले आते हैं। उसका दिमाग बुरी तरीके से खराब था, क्योंकि उसे बेवजह इन सब चीज़ों में घसीटा जा रहा था। अक्षिता को देखकर शमशेर जी थोड़ा हैरान होकर बोले, अक्षिता थारे को किसने छेड़ दिया है। मारे को किसी ने ना छेड़ा काकूसा, जे सारे लोग बेवजह मारे को इन सब में घसीट रहे थे। अक्षिता ने छेड़ते हुए कहा। अक्षिता के बात पर रामधर उसे घूरते हुए, जे चोरी साफ साफ बोल। अक्षिता रामधर की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, काकूसा मैं कम से थारी इज्जत के साथ कह रही सो कि मन ने सिर्फ एक ज़रूरतमंद आदमी की मदद की है, जे के साथ मारा कोई चक्कर ना से, लेकिन थारे को तो मिर्च मसाला चाहिए, मिल गया तो मैं बताता तो सो तुम्हारी इज्जत अपने एंजॉयमेंट के वास्ते इस्तेमाल क्यों नहीं करो, वरना इन इलाके में सबको पता है ना थम कितने पानी में हो। अक्षिता की बात सुनकर रामधर अपने दांत कस लेते हैं और वह अब वहाँ पर खड़े सभी लोग सिर्फ अथर्व को घूरे जा रहे थे, क्योंकि बारिश में इकलौता वही मेहमान घर से गायब। वहीं अथर्व का रिएक्शन ऐसा था जैसे उसे किसी ने चाटे रसीद दिए, आंखें फाड़े अक्षिता को देखे जा रहा था।
तभी वहाँ पर हिमांशी प्रजापति जी और अपनी माँ रंजना जी के साथ आ जाती है। रंजना जी ने अपने सिर पर आधा पल्लू ले रखा था। उन रामधर फिर से जोश में आते हुए शमशेर जी से बोले, शमशेर जी पहले अपना हाथ दिखाकर रामधर को शांत रहने का इशारा कर अक्षिता की तरफ देखते हुए, कौन से जो छेड़ा। शमशेर जी के सवाल पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही विप्लव बोला, रात को हवेली से बारिश में अथर्व बाबू निकले थे घूमने, उनके अलावा और कौन रहेगा। विप्लव के बाद उन सबकी नज़र उसकी तरफ चली जाती है, जिस पर विप्लव अपना चेहरा ढकते हुए हल्का शर्मा कर कहता है, ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। विप्लव की हरकत पर सब लोग अजीब सा मुंह बनाने लगे। वहीं विकल्प उसके सिर पर मुक्का जरते हुए बोला, तुझसे कहा था ना मुंह बंद करके रखना। विप्लव विकल्प की बात पर मुंह बना लेता है। वहीं शमशेर जी विकल्प की तरफ देखते हुए कहते हैं, थम ने कहा अथर्व रात को गायब था। हाँ, जे छोरे ने हमारी जीप मांगी थी। ये कहते हुए शमशेर जी अथर्व की तरफ देखते हुए, थम कुछ कहना चाहोगे। शमशेर जी के सवाल पर अथर्व उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद अक्षिता की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसमें मैं क्या कहूँ अंकल, इनसे पूछिए। रुद्रा अथर्व की बात सुन चित्रांग के कान में धीरे से बोला, अबे कहीं ये साला कल सुबह का बदला तो नहीं ले रहा। चित्रांग रुद्र के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इस तरीके से किसी लड़की के इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। रुद्र एक नज़र अक्षिता की तरफ देखने के बाद चित्रांग से बोला, कल मार्क्स में नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन लड़की है बहुत खूबसूरत। खूबसूरती को मारो गोली। इसके गुस्से को देखकर लगता है जैसे एंगर इशू है, कहीं अथर्व बाबू के चेहरे का हुलिया न बिगाड़। चित्रांग ने एक नज़र अक्षिता को देखने के बाद रुद्र को जवाब दिया, जिसे सुनकर रुद्र अक्षिता की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन अथर्व की बात सुनकर पूरी तरीके से बदल गए थे, जिसे देखते हुए रुद्र घबरा कर बोला, अबे ये तो पक्का पीटने वाली है। जिसे सुन चित्रांग सामने की तरफ इशारा करते हुए, अथर्व की आंखें देखो कैसे चमक रही है, एलईडी लाइट की तरह। चित्रांग के इशारे पर रुद्र अथर्व को देखने लगा। वहीं अथर्व का बिना कुछ कहे सिर्फ इतना कहा कि अक्षिता से पूछो। सब लोग फिर से अक्षिता को घिन भरी नज़र से देखने लगा। अक्षिता एक मजबूत लड़की थी, लेकिन कैरेक्टर पर सवाल उठे होने के कारण अब वो खुद को कमज़ोर पड़ता हुआ महसूस कर रहे थे। अक्षिता को कुछ ना कहता हुआ देखकर रंजना जी अथर्व की तरह देखते हुए बोली, छोड़ा, झूठ क्यों बोल रहा है। अथर्व रंजना जी के बात पर अक्षिता की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैंने कब कहा कि उनके और मेरे बीच कुछ हुआ है। कल इन्होंने मेरी मदद की क्योंकि मैं कल पानी में फंस गया था, डेट्स इट। रामधर अथर्व की बात सुन उसे घूरते हुए, तो हमने ऐसा क्यों कहा कि हम अक्षिता से पूछे। रामधर के सवाल पर अथर्व उसकी तरफ देखते हुए, क्योंकि मेरा टेस्ट इतना घटिया नहीं है कि मैं ऐसी लड़की पर अपने एनर्जी और पैसे दोनों वेस्ट करूँगा। अक्षिता अथर्व की बात सुन गुस्से से उसे घूरते हुए बोले, अबे चीनी चोर की औलाद, तुम मेरी कीमत देगा थारी औकात से। अथर्व अक्षिता के गुस्से में लाल पड़ चुके चेहरे को देखकर तिरछा मुस्कुराकर, अच्छा तुम ज़्यादा पैसे लेती हो महक। इस बार बीच में आते हुए अथर्व से बोली, अब जरा तमीज़ से बात कर सकते हैं। एक लड़की की इज्जत को इस तरीके से 4 लोगों के सामने नीलाम करके आप क्या खुद को बहुत बड़ा तोप समझ रहे हैं। अथर्व महक की बात सुन अक्षिता की तरफ इशारा करते हुए, मुझे ये लड़की नहीं पसंद, अगर ये बात करेगी तो मैं उल्टा जवाब ही दूंगा। थारे को क्या लगे है तो बहुत बड़े सूरदास के औलाद से, जो महारा मन थारे को मारे सीने से लगाने को करे। अक्षिता ने अथर्व की बात पर गुस्से से कहा। उन सब के झगड़े के बीच में शमशेर जी आते हुए रामधर से बोले, रामधर, थारे घर में भी बेटी है, जिस तरह दूसरे के घर की इज्जत ना उतारते तो एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन ले, आगे से बेबुनियादी के झगड़े लेकर मारे दरवाजे तक को नहीं आना। शमशेर जी के बाद सुन सब लोग हल्का सा घबरा जाते और रामधर की तरफ एक नज़र गुस्से देखने के बाद वहां से चले जाते और रामधर भी शमशेर जी को घूरते हुए वहां से चले जाते। वहां पर प्रजापति जी की फैमिली रह गई थी, जिसे देखते हुए शमशेर जी बोले, मन ने थम से कहा था हमारे घर में होने वाले ब्याह में मदद करना, लेकिन तू तो। प्रजापति जी की आंखों में नमी तैर गई थी, जिसे देखते हुए शमशेर जी उनके पास आकर उसे गले लगा लेते हैं तो प्रजापति जी कसकर उन्हें गले लगा लेते हैं। शमशेर जी प्रजापति जी के पीठ पर थपथपाते हुए रंजना जी की तरफ देखते हुए, हमारी बेटी की शादी हो रही से अब थम ही माँ होने का फर्ज निभाओ। शमशेर जी के बात सुन वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे और मृत्युंजय हैरान होते हुए कहता, बेटी। शमशेर जी हैरान मृत्युंजय की तरफ देख, वह हमारी बेटी जैसी है, मैं ये कहना चाहता था। शमशेर जी की बात सुन मृत्युंजय राहत की सांस लेते हुए चिराग को तिरछी नज़र से घूरकर धीरे से बोला, इसे तो अपना भाई नहीं बनाऊंगा। वही अब जो भी तमाशा था सब टल चुका था और अक्षिता हिमांशी के साथ घर चली गई थी, लेकिन प्रजापति जी और रंजना जी वहीं पर थे। फंक्शन अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और सभी लड़कियों के हाथों में लगभग
मेहंदी लग चुकी थी। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।